Dear students, till now we have done the basic concepts of nanomaterials, then their sizes, how, where does this limit lies, and after that we have done why these materials are special, what were the reasons why these materials show different properties than their bulk counterpart. After that, we have done the different experimental techniques or the instruments used to analyze or to image the nanoparticle or nanosystems. So, in today's lecture, we will move further. We will take another step towards the nanomaterials, and the today's topic is nanomaterials itself. If we talk about different nanomaterials, we have already done. Nanomaterials are different dimensional. They may be one dimensional, they may be two dimensional, they may be three dimensional. अगर हम उस डायमेंशंस की बात करें, अगर हम वन नैनो डायमेंशनल मटेरियल की बात करें तो वन नैनो डायमेंशनल मटेरियल भी है, टू डायमेंशनल नैनो मटेरियल। हम ये चीज़ें कर चुके हैं सारे के सारे। और अगर हम उनके एग्जांपल्स की बात करें तो हमने देखा था कि जीरो डायमेंशनल मटेरियल है विच इज़ थ्री नैनो डायमेंशनल मटेरियल, दैट इज़ ए क्वांटम डॉट। और अगर हम वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल की बात करते हैं विच टू नैनो डायमेंशनल मटेरियल, दे आर नैनो वायर्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट द टू डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स विच आर वन नैनो डायमेंशनल मटेरियल, तो they are basically nanosheets. And if we start the concept of nanomaterials, then the first nanomaterials which comes in our mind is graphene. If we talk about graphene, graphene is simply, अगर हम बात करते हैं important nanomaterials की, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आता है ग्रेफीन का। And you can see how symmetrical this structure is. You can see these are basically carbon atoms. These are carbon atoms. ग्रेफीन कुछ नहीं है, ग्रेफीन बेसिकली ग्रेफाइट की ही एक सिंगल लेयर है। जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, हमें ग्रेफाइट का पता है, इट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। और उसके अंदर क्या है कि ये जो लेयर्स है ना, ये रिपीट होती हैं वन ऑन अनदर, ये रिपीट होती चली जाएंगी वन ऑन अनदर। जब ये रिपीट होती चली जाएंगी, ये बल्क बन जाएगा एंड दैट विल बी ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट को ही जब हम इस तरह से कट शॉर्ट करते चले जाते हैं कि उसके एक एक लेयर हटाते चले जाएं, और लास्ट में जो हमारे पास एक सिंगल लेयर बचेगी, दैट इज अ ग्रेफीन। एंड ग्रेफीन इज आल्सो ए एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो एट दिस पॉइंट वी कैन से, इट्स ए न्यू थिंग फॉर यू पीपल, एट दिस पॉइंट वी कैन से कि कार्बन हैज थ्री एलोट्रोप्स। फर्स्ट वन ग्रेफाइट, second one is diamond, and third one is graphene. And what's special in graphene? Graphene has a single layer of carbon atoms which is in hexagonal structure. You can see it is hexagonal structure, and the carbon is in sp2 hybridization. और जो ये sp2 hybridization है, यही इसको important बनाती है। अगर हम इसकी बात करें कि थिकनेस की, तो थिकनेस इज 0.345 नैनोमीटर। यू कैन इमेजिन 0.345 नैनोमीटर, इट मींस लेस देन हाफ ऑफ द नैनोमीटर। अभी तक तो हम बात कर रहे थे ना 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर, और बड़ा मुश्किल है इतने लोअर लेवल पे जाके काम करना। नाउ यू कैन सी द इमेज, दिस इज द एक्चुअल इमेज टेकन बाय आवर इंस्ट्रूमेंट्स। एंड इसकी जो थिकनेस है वो 1 नैनोमीटर से भी कम है। नाउ सी द एक्यूरेसी, सी द प्रिसीजन। और हम जब शुरू में मैंने तुम्हें बताया था, जब फेमन के लेक्चर की बात की थी हमने, तो मैंने उस टाइम तुम्हें यही बताया था उस लेक्चर के अंदर भी कि चीज़ों को बनाना मुश्किल नहीं है। अब ये देखो कितना सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको देख के लगते हैं तो इट्स वेरी सिंपल टू डिज़ाइन, बड़े आराम से हम इसको बना सकते हैं। लेकिन इतनी एक्यूरेटली, इतनी प्रिसाइजली इन एटम्स को रखना एक चैलेंज है। दैट्स वाई इट इज डिफिकल्ट। और ग्रेफाइट से हम सिंपल ग्रेफीन बनाते हैं, और ग्रेफाइट का हमें पता है विच इज़ एन अबंडेंट मिनरल विच इज़ अवेलेबल इन द नेचर। एंड अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये देखो देखने में एक सिंगल लेयर है कार्बन एटम्स की। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में मल्टी लेयर्स होते हैं, हम उनको तोड़ते हैं ईजिली ब्रेक हो जाता है। पेंसिल का सिक्का की प्रॉब्लम ये है कि वो जल्दी टूटता है, और उसके अंदर मल्टी लेयर होती हैं। लेकिन कमाल की बात देखो, सरप्राइजिंग इसके अंदर क्या है कि जब हम उन मल्टी लेयर से सिंगल लेयर में जाते हैं तो इट्स स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी हाई। एंड इफ वी से स्ट्रेंथ कितनी हाई,
तो स्ट्रेंथ इज 100 टाइम्स मोर देन द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ द स्टील। जितने भी स्टील्स अवेलेबल हैं उनमें से जो स्ट्रोंगेस्ट स्टील है उससे भी 100 टाइम्स ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ है। अगर हम इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें, इमेजिन कि ये कितना हार्ड मटेरियल है। और अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज मच मच लोअर देन द स्टील। स्टील से डेंसिटी इज लोअर बट स्ट्रेंथ इज हाई एंड इट इज वेरी हाईली कंडक्टिंग। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज वेरी वेरी हाई वी कैन सी। तो इसका मतलब वेरी हाई स्ट्रेंथ, हाई इलेक्ट्रिसिटी एट हीट कंडक्शन। और it was isolated in 2004, very recent material. We are in 2020, only 16 years back it was discovered, but it was only the official discovery. अगर हम बात करते हैं तो बहुत पुराने टाइम से भी जो हमारे पास कार्बन ब्लैक है, कार्बन ब्लैक के अंदर नैनो पार्टिकल्स या इनके जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हमें मिलते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली इट वाज एग्जिस्टिंग सिंस 19 आई थिंक 60s उसके, बट एक्सपेरिमेंटली इट वाज नॉट ऑब्जर्व्ड बिकॉज इट वाज अज्यूम्ड कि सिंगल लेयर किसी मटेरियल के एग्जिस्ट कर नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर जो थर्मल फ्लक्चुएशंस हैं, जो थर्मल एजिटेशंस हैं, जो थर्मल उसकी रेंडमनेस है थर्मल एनर्जी के कारण, वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो अपने आप को ब्रेक कर लेगी, दैट विल नॉट बी स्टेबलाइज। बट ड्यू टू इट्स strength, due to strong carbon bonds and due to strong and small bonding between the different carbon to carbon atoms, ये जो चीज़ें हैं ये इसको प्रिवेंट करती हैं कि जो थर्मल फ्लक्चुएशन है, जो थर्मल एनर्जी है, वो इसको डिस्टेबलाइज कर सके। तो इट वाज थ्योरेटिकली बिलीव्ड दैट द टू डायमेंशनल कंपाउंड्स कुड नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू थर्मल इंस्टेबिलिटी। ये आपके लिए कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है व्हेन सेपरेटेड। हाउएवर लेटर रिसर्च सजेस्ट दैट इट इज एक्चुअली ड्यू टू द फैक्ट दैट द कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इन ग्रेफीन आर सो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग दैट दे प्रिवेंट थर्मल फ्लक्चुएशन फ्रॉम डिस्टेबलाइजिंग देम एंड ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज। मैंने जैसे बताया कि ग्रेफीन हमारे पास जब मल्टी लेयर है तो हम देख सकते हैं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जब हमने उसको सिंगल लेयर में कन्वर्ट कर दिया तो वो और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। और सिर्फ उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी, सिर्फ उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी, उसकी डेंसिटी रिड्यूस हो गई। और सिर्फ डेंसिटी रिड्यूस और स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी, बल्कि उसकी जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, चाहे वो हीट कंडक्शन है, दोनों ही प्रॉपर्टीज भी उसकी एक्सेप्शनली इंक्रीज कर गई। तो दिस इज ए वेरी गुड मटेरियल, वेरी रिसेंट मटेरियल एंड यू पीपल मस्ट नो। जब हम रिसेंट मटेरियल्स की रिसेंट टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो ये वो मटेरियल है जिसपे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रिसर्च में काम चल रहा है। एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट ऑल्सो। अगर हम इसके कलर की बात करेंगे, इट इज़ ट्रांसपेरेंट। तो दिस इज ग्रेफीन। जब हम नेक्स्ट मटेरियल की तरफ चलते हैं तो दे आर कार्बन नैनोट्यूब्स। अब हम क्या करें, अगर हम ग्रेफीन के दोनों एंड्स को पकड़ के इसको फोल्ड कर लेते हैं, जैसे एक पेज को पकड़ के हम फोल्ड करें और एक सिलेंडर बना लें, तो क्या बन जाएगा? सिलेंड्रिकल ग्रेफीन। एंड दैट सिलेंड्रिकल ग्रेफीन इज कार्बन नैनोट्यूब्स। सिलेंड्रिकल ग्रेफीन इज कार्बन नैनोट्यूब्स एंड कार्बन नैनोट्यूब्स को हम CNTs भी बोलते हैं। और इनकी जो डिस्कवरी हुई थी सीधा स्ट्रेंजनेस, इनकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 1991 में हुई थी। विच वन इज सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर? ग्रेफीन इज सिंपलेस्ट। उसको फोल्ड करके जुड़ना दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स, बट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड इन 1991, बट a simple structure was discovered in 2004. And a significant nanoparticle of 1991 was carbon nanotubes where buckyballs are round. अगर मैं इनकी शेप की बात करूँ तो these are कार्बन नैनोट्यूब्स। हमने कुछ नहीं किया, अगर हम इस लेयर को यहाँ से काट दें तो ये सिंपल ग्रेफीन की शीट बन जाएगी। इसके अंदर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं, सारे के सारे जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं, जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, अगेन द sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जब हम इसको फोल्ड करके कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास एक इस तरह की शेप बन जाती है, एक सिलेंड्रिकल एक ट्यूब बन जाती है जिसको हम कार्बन की नैनो ट्यूब बोलते हैं। दीज आर नैनो ट्यूब। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर इज अराउंड 1 नैनोमीटर एंड लेंथ इट कैन बी सेवरल नैनो सेंटीमीटर्स ऑल्सो। तो इट इज ए वन डायमेंशनल नैनो मटीरियल विच इज कार्बन नैनो ट्यूब।
अब कार्बन नैनो ट्यूब हमारे पास सिंगल वोल्ड भी हो सकती है जिसकी एक ही दीवार हो, हमारे पास मल्टी वोल्ड भी हो सकती है कि इसके अंदर एक और एक्सेल पाइप लगा दिया, उसके अंदर एक और एक्सेल पाइप लगा दिया, ये इस तरह से। ये देखो, ये मल्टी मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब है जिसके अंदर हमारे पास एक के अंदर दूसरी, उसके अंदर तीसरी। मान लो अगर हमने थ्री लेयर कोई ग्रेफीन की है हमारे पास, उन थ्री लेयर को अगर हम मोड़ के जोड़ेंगे तो हमारे पास मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब बनेगी। अगर हम सिंगल लेयर को मोड़ेंगे और फिर जोड़ देंगे तो ये हमारे पास सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब बन जाएगी। इसकी भी वही है, ऑब्वियसली जब हमारी ग्रेफीन से ही बनी है तो इसकी भी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ वेरी वेरी हाई, वेरी स्ट्रोंग। और अगर हम इसकी उसकी बात करते हैं कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ की, तो उनकी जो कनेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर वेरी वेरी हाई। और अगर हम मैथमेटिकली इस बात की बात करें कि इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू क्या है, तो हम जब बात करेंगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ अराउंड 200 गीगा पास्कल। और यंग्स मॉडुलस इसके लिए दैट इज 1 टेरा पास्कल। जब हम गीगा की बात करें इट मीन्स 10⁻⁹, एंड 200 गीगा इट मीन्स 2 इंटू 10⁻11 पास्कल। और जब हम यंग्स मॉडुलस की बात करेंगे तो इट इज 1 टेरा पास्कल। तो और ये जो जो पैरामीटर्स हैं ये बेसिकली किसके पैरामीटर्स हैं, ये डायमंड से भी बेटर पैरामीटर्स हैं। तो डायमंड इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल in nature, but carbon nanotubes or graphene is equally strongest. Diamond is insulator, but graphene and carbon nanotubes are good conductors, but they can be semiconductors also. वो डिपेंड करता है कि उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। सेमी कंडक्टिंग रेंज के भी हो सकते हैं और ये कंडक्टिंग रेंज के भी हो सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कार्बन नैनो ट्यूब्स की। और अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो हमारे पास क्या है, सेंसर्स के अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स है या डिस्प्ले डिवाइसेस हैं उसमें हम इनका यूज़ कर सकते हैं। नैनो वायर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फील्ड इफेक्ट जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं हमारे, ट्रांजिस्टर्स के अंदर इनका यूज़ हो सकता है। तो देयर आर ट्रिमेंडस एप्लीकेशन बिकॉज इसके अंदर जो करंट फ्लो है वो एकदम से होगा। हम जब सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि वो सेमी कंडक्टिंग रेंज में है। इसके अंदर जो करंट फ्लो है वो एकदम से होगा और इसके अंदर जो स्ट्रेंथ्स हैं वो इनकी काफ़ी हाई हैं। तो ये दोनों कम्बिनेशन मिलने बड़े मुश्किल हैं। तो इसीलिए जो ये मटेरियल हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स फ्रॉम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तो चलो मैंने तो ज़्यादातर बात बताई दी। बिकॉज नैनो कार्बन नैनो है द हाइएस्ट स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ऑफ एनी नॉन मटेरियल। तो जो नासा है, नासा भी इसके ऊपर काम कर रही है कि हम इस मटेरियल को यूज़ करके कंपोजिट बना लें ताकि जो मटेरियल की स्ट्रेंथ तो बढ़ जाए और वेट कम हो जाए, ताकि जो स्पेस क्राफ्ट हम भेजते हैं या नासा भेजे जाते हैं उनका वेट रिड्यूस हो सके। तो इसलिए इस मटेरियल ये जो मटेरियल है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मटेरियल जो हमारे पास आता है दैट इज़ नैनो वायर्स। अब डिफरेंस क्या है, वायर्स हमारी क्या है, वो सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर हैं। और जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं वो हमारी होलो सिलेंडर हैं। दिस इज द डिफरेंस। इनका अपनी प्रॉपर्टीज हैं। दीज आर नैनो वायर्स, यू कैन सी। ये जो हमारे पास लेंथ्स हैं, ये सारी की सारी जो लेंथ्स हैं, अगर हम ये जो देखो इतनी जो लेंथ है हमारे पास, दिस इज 2 माइक्रोमीटर। इट मीन्स 2 माइक्रोमीटर का मतलब क्या है कि 2000 नैनोमीटर इतनी। तो यू कैन इमेजिन कि एक जो वायर है, एक वायर का डायमीटर कितना होगा, दैट इज इन बिटवीन 1 to 10 नैनोमीटर हम अगर बात करें तो they can be defined as the structures that have a lateral size constrained to tens of nanometers or less and unconstrained longitudinal size। साइज कितना भी हो सकता है लेकिन जो इसका डायमीटर है वो कंस्ट्रेंड है कि हमारे पास 10 ऑफ नैनोमीटर से या उससे कम भी रहेगा। तो क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट इस रेंज में जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो दीज आर नेम्ड एज, दिस नैनो वायर्स आर आल्सो नेम्ड एज क्वांटम नैनो वायर्स। और ये हमारे पास मेटेलिक भी हो सकती हैं, सेमी कंडक्टिंग भी हो सकती हैं, इंसुलेटिंग भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। अगर हम निकेल के, प्लेटिनम या गोल्ड के बनाते हैं तो दे आर मेटेलिक। अगर हम इंडियम फॉस्फाइड, सिलिकॉन या गैलियम नाइट्राइड की बनाते हैं तो दे आर सेमी कंडक्टिंग। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बनाते हैं तो दे आर इंसुलेटिंग। बट क्वेश्चन अब यही आता है कि इसको बनाते कैसे हैं, इतना फाइन स्ट्रक्चर और इतने लंबे वायर कैसे बनाई जाएगी।
अगर हम मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं जो जो लोग हम लैब में यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे पॉलीमर्स होते हैं विच आर पोरस इन नेचर। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो पोरस मटेरियल्स हैं, तुम्हारे लेवल पे अगर मैं बात करूं, तुम्हारे लिए जो नॉन मटेरियल्स हैं, जैसे पोलिस्टायरिन। पोलिस्टायरिन का जो मटेरियल है वो हम वो क्या है, वो पोरस है। पोरस का मतलब क्या है कि उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे कोई भी पोरस पॉलीमर लिया, मान लो हमें सिल्वर की नैनो वायर्स बनानी है, तो जो सिल्वर डाइऑक्साइड है या सिल्वर है, उसको हमने उसके ऊपर लिक्विड फॉर्म में डाल दिया, तो लिक्विड फॉर्म में उसके पोर्स के अंदर वो एंटर करने की कोशिश करेगा। अब ओब्वियसली एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि जो पोर साइज है दैट इज वेरी स्मॉल। तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी दूसरी साइड से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे जो उस सिल्वर को उन पोर्स में से अपनी तरफ खींच लेगा। जब उन पोर्स में से वो अपनी तरफ खींच लेगा तो पोर्स में से सिल्वर निकल के दूसरी साइड तक आ गया। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एचेंट यूज करेंगे। एचिंग टेक्निक आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर। एचिंग टेक्निक यूज करेंगे और उस एचिंग का इफेक्ट क्या होगा कि वो जो पॉलीमर है, पॉलीमर को एच कर देगा, खत्म कर देगा वहां से। जब पॉलीमर सारा खत्म हो गया, उसके अंदर से जो वायर्स क्रॉस करके गई हुई थी, तो वो सारी की सारी हमारी नैनो वायर्स की फॉर्म में आ जाएंगी, क्योंकि जो पोर्स का साइज है ऑब्वियसली उतनी ही नैनो वायर का जो डायमीटर होगा। और हमें पता है कि जो डिफरेंट हमारे पास जो पॉलीमर्स हैं उनका जो पोर साइज है वो अराउंड अराउंड नैनो रेंज में ही आता है। तो हमारे पास इस तरह से नैनो वायर्स बनाते हैं। ये तो मैंने तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल एक सिंपल टेक्निक बताई है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं जिससे हम नैनो वायर्स बना सकते हैं। तो दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट मटेरियल और तुम्हारे लिए पढ़ना जरूरी है। ये देखिए, ये जो ऊपर वाली इमेज थी ये थोड़ी सी डेंस इमेज थी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल और कितना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। दीज आर नैनो वायर्स बेसिकली। अगर हम आगे चलें तो ये वो ही है जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इट इज C60 कार्बन 60 बक्की बॉल। आपने पढ़ा हुआ है, जैसे एक सोसर बॉल होती है, जैसे एक फुटबॉल होती है, ये उसी की तरह है। और इसके अंदर हमारे पास जनरली जब हम कोई सोसर बॉल की बात करते हैं या फुलरीन की बात करते हैं C60 की, तो 1 नैनोमीटर डायमीटर की बनाने के लिए हमारे पास अराउंड 20 हेक्सागनल स्ट्रक्चर होंगे। इसके अंदर बेसिकली इट्स ए मिक्सचर ऑफ हेक्सागन्स एंड पेंटागन्स। सॉरी। अगर हम 1 नैनोमीटर डायमीटर की कोई बक्की बॉल बनाते हैं तो उसके अंदर, नाउ दिस इज ए पेंटागन, यू कैन सी, दिस इज ए हेक्सागन, यू कैन सी, दिस इज ए हेक्सागन, ये वाला पार्ट, दिस इज ए पेंटागन। तो अगर हम 1 नैनोमीटर के बनाएंगे तो हमारे पास अराउंड अराउंड 20 हेक्सागन्स होंगे और 12 पेंटागन्स होंगे उसके अंदर। ठीक है। एंड दिस मटेरियल वाज डिस्कवर्ड बाय हैरी क्रोटो एंड रिचर्ड स्माइली, जो कि केमिस्ट थे एक्सपेरिमेंटल, और उन्होंने इसके 1986 में इसकी डिस्कवरी की थी। और 1986 में जो डिस्कवरी थी ऑन द नेम ऑफ बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर बेसिकली एक हम कह सकते हैं कि एक डिज़ाइनर था। वो डोम्स बनाता था और उस वेल नोन उसकी उस सिर्फ उसी के नाम पे या उसी को डेडिकेट करने के लिए, क्योंकि जो डोम्स वो बनाता था वो बहुत बहुत क्लोज कार्बन केज की तरह होते थे। दिस इज ए कार्बन केज आल्सो। अगर हम इसको कार्बन केज की तरह बात करें, उसकी तरह होते थे, तो उसके नाम पे ही इसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन रखा गया था, जो इसका स्टैंडर्ड नेम है। लेकिन क्योंकि 60 कार्बन आइटम्स यूज होते हैं 1 नैनोमीटर के उसके अंदर, तो इसका जो नाम था वो C60 भी रख दिया था, एंड इट इज नेम्ड एज फुलरीन्स। Fullerenes are similar in structure to graphite, which is composed of stacked graphene sheets of linked hexagonal rings, but they may also contain pentagon। मैंने जैसे बताया कि 20 इसके अंदर हेक्सागन होंगे, 12 पेंटागन होंगे, तब ये 1 नैनोमीटर के डायमीटर का एक बॉल बन जाएगा। द फर्स्ट फुलरीन मोलिक्यूल वाज डिस्कवर्ड इन 1985। साइंटिस्ट मैंने बता दिए, क्रोटो और स्माइली was the main scientist, and Robert Curl and Heath and O'Brien, they were associated with him. तो the structure was also in some of the 5 years earlier। इजिमा ने इसका स्ट्रक्चर दिया था 1980 के आसपास, और उसने, और इसके अंदर ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि जो मैं तुम्हें बता सकूं, क्योंकि इसकी डिटेल्स आपने +2 लेवल पे भी पढ़ी है, तो इसमें बताने का इतना ही है। और बट इस देखो एक स्ट्रेंज चीज़ जो यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रक्चर सबसे कम्प्लेक्स है।
जो हमने जितने भी डिवाइसेस, जो जितने भी अभी तक नैनो मटेरियल्स पढ़े हैं, सबसे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो फुलरीन का है। द डिस्कवरी वॉज मेड इन 1985। इससे जो थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो कार्बन नैनो ट्यूब्स का है। डिस्कवरी वॉज मेड इन 1991। जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है वो ग्रेफीन का है। द डिस्कवरी वॉज मेड इन 2004। इट मीन्स, क्योंकि हमारा जो वर्किंग कल्चर ऐसा है कि हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों के पीछे जल्दी भागते हैं, तो सिंपल चीज़ों की डिस्कवरी, और यही तो जो 1959 का जो लेक्चर था, यही तो था। देर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। अगर हम बॉटम पे काम करें तो देर इज़ ए लॉट ऑफ स्कोप अवेलेबल। तो गो फॉर द सिंपल थिंग्स। तो दे वर डिस्कवर्ड much later in 2004 the simple things. Before that 1991 the less simple thing, and the most complex thing, most complex material was discovered earlier in 1985. तो with this I leave the today's lecture here. तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका मेरे पास एक ही टॉपिक बच गया, एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। वो मैं या तो आपको लेक्चर में दे दूंगा, अदरवाइज आप आपकी बुक से भी पढ़ सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें किसी को कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है वो मुझसे पूछ सकता है, फ़ोन से पूछे, व्हाट्सएप से पूछे, ईमेल से पूछे। मैं हर बार यही बात कहता हूँ, बट स्टिल टिल नाउ नोबडी हैव रेज्ड एनी क्वेरी टिल नाउ। ठीक है, बट स्टिल आई एम वेटिंग। टिल देन, थैंक यू।